हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले 1 और 2 मार्क क्वेश्चंस, जो कि कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम आपका अभी आने वाले दिनों में होने वाला है। उसमें कौन से क्वेश्चंस पाइथन बेसिक्स के, फाइल हैंडलिंग के, एसक्यूएल बेस्ड, नेटवर्किंग बेस्ड आ सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। जिसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो एमसीक्यू टाइप्स के भी हो सकते हैं, फिलअप्स होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे, असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड होंगे, फाइंड आउट द आउटपुट, फाइंड आउट द एरर। तो सभी तरह के क्वेश्चंस इसमें कवर किए गए हैं जो 1 और 2 मार्क क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पाइथन बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। सो क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड आइडेंटिफायर। इनवैलिड हमें देखना है टू बी यूज इन पाइथन। तो सबसे पहले रूल्स क्या होते हैं आइडेंटिफायर के नेमिंग के, कि कोई भी सिंबल यूज नहीं हो सकता अदर देन अंडरस्कोर, केवल अंडरस्कोर अलाउड है। तो ये तो हमारा इनवैलिड है। अंडरस्कोर फॉर, अंडरस्कोर अलाउड है, अभी हमने बात की थी। वाइल, वाइल एक कीवर्ड है, बट यहाँ पर जो डब्लू है वो कैपिटल में यूज किया है, इसलिए ये कीवर्ड नहीं कहलाएगा, तो ये भी वैलिड है। ट्रू भी एक कीवर्ड है, बट ट्रू भी कौन सा ट्रू है, जो कैपिटल टी के साथ में होता है। ये स्मॉल टी लिखा है, इसलिए ये भी वैलिड है। दैट मीन्स आंसर इज ए। State true or false. In a Python program, if a break statement is given in a nested loop, nested loops मतलब एक लूप के अंदर, मान लीजिए कोई while लूप है, इसके अंदर एक और while लूप लिखा गया है। यहाँ भी कुछ स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ भी कुछ स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। तो ये बोल रहा है, इन अ पाइथन प्रोग्राम इफ अ ब्रेक स्टेटमेंट इज गिवन इन अ नेस्टेड लूप इट टर्मिनेट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल लूप्स इन वन गो। दैट मीन्स मान लीजिए कि यहाँ पर कहीं पर ब्रेक स्टेटमेंट आ गया, तो ये बोल रहा है कि सारे के सारे जितने भी वाइल या जितने भी फॉर हैं, जितने भी लूप्स लगाए हैं, तो ये इनमें से सब में से बाहर आ जाएगा, जो कि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि जिस लूप के अंदर ये ब्रेक दिया गया है ये केवल उसी से बाहर करता है, ना कि सभी लूप से। दैट मीन्स आंसर इज फॉल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the correct way to add an element to the end of a list in Python? एक लिस्ट है सपोज L, इसमें हमें लास्ट में एक एलिमेंट और ऐड करना है, तो उसके लिए क्या ऐड फंक्शन यूज हो सकता है? नो, ऐड नाम का कोई मेथड नहीं है। अपेंड मेथड है, इसका यूज क्या होता है कि एलिमेंट को लास्ट में ऐड करना। यदि हमने लिख दिया L डॉट अपेंड 5, तो इसका मतलब क्या है, लिस्ट के एंड में यहाँ पर 5 ऐड हो जाएगा। दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर। इंसर्ट से क्या होता है, बीच में कहीं इंसर्ट करना हो, और एक्सटेंड से यदि इसी लिस्ट में हमें और लिस्ट के एलिमेंट्स एक्सटेंड करने हो तो हम इस मेथड का यूज करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, अपेंड एलिमेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the output of the following statement? अब यहां पर क्या है, प्रिंट किया गया है इस एक्सप्रेशन को, तो पहले हमें एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करना होगा, और इवैल्यूएट करते समय हमें ऑपरेटर के प्रेसिडेंस का ध्यान रखना होगा। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो हम यहां लिख लेते हैं, +99/11। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो डबल स्टार है ये एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर कहलाता है, और इसका पर्पस क्या होता है, पावर कैलकुलेट करना। दैट मीन्स सबसे पहले हम इसे इवेल्युएट करेंगे क्योंकि इसका प्रेसिडेंस हाई होता है, तो इसका मतलब हो गया 2 to the power 2 और इसकी भी पावर 3। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो इस तरीके से बन गया। तो हायर जो प्रेसिडेंस है इसका है, तो हम सबसे पहले इसको इवेल्युएट करेंगे, देन इसको करेंगे, क्योंकि इसके बाद होता है डिवाइड का। तो ये हो गया, सबसे पहले हमें कौन सा करना पड़ेगा इवेल्युएट, ऊपर वाला। दैट मीन्स 2 to the power 3 इज 8, तो 2 to the power 8 हो गया, प्लस
99/11, यहाँ है हमारे पास 3 माइनस, तो अभी भी ये रह गया, इसको हम इवेल्यूएट करेंगे। 2⁸ इज 256, तो 3 माइनस 256 प्लस 99/11 इज 9। नाउ अब हम देखेंगे हमारे पास दो ऑपरेटर रह गए हैं, माइनस एंड प्लस। ये दोनों का प्रेसिडेंस सेम है। जब सेम प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर आते हैं तो हमें लेफ्ट टू राइट में जो भी पहले ऑपरेटर दिखता है वो हम पहले इवेल्यूएट करेंगे, यानी माइनस पहले होगा, देन उसकी वैल्यू के संग प्लस होगा 9 का। तो 3 माइनस 256 इज -253 प्लस 9। तो -253 प्लस 9 मीन्स कितना हो गया? 253 में से माइनस करेंगे हम 9 को, दैट इज -244। सो दिस इज द आंसर, दैट मीन्स ए इज द करेक्ट, सॉरी ए नहीं है, सी इज द करेक्ट आंसर, माइनस में है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द करेक्ट आउटपुट। हमें इससे आउटपुट निकालना है। S इज अ स्ट्रिंग जिसमें स्टोर किया गया है पाइथन इज फन। L इक्वल टू एस डॉट स्प्लिट, यानी ये जो S था इसको स्प्लिट कर लिया गया। स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, जहां भी स्पेस हो वहां से स्प्लिट करके इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। दैट मीन्स इस तरीके से ये स्प्लिट हो जाएगा। L में क्या स्टोर हो जाएगा? पाइथन, दूसरा आर्ग्यूमेंट हो जाएगा इज, और तीसरा हो जाएगा फन। ना अब क्या किया इन्होंने? एस न्यू में क्या डाला है? सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा है? अंडरस्कोर डॉट ज्वाइन। ज्वाइन में क्या किया है? ये एल है, एक्चुअली 1 दिख रहा है। L0 डॉट अपर। L0 मतलब ये L है और इसका 0th एलिमेंट ये है, इसको अपर में कन्वर्ट किया है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा? पाइथन कैपिटल में। ठीक है, इसके बाद ज्वाइन और किसको किया है? L1। L1 इज, तो इसको ज्वाइन किया है। ज्वाइन किसके संग करना है? ये जो ऑपरेटर यहां दिया है, ये जो सिंबल दिया है, दैट इज हाइफन। तो इसमें हो जाएगा इज को कैपिटल या स्मॉल नहीं किया है तो एज इट इज हो जाएगा। देन फिर से ये आ जाएगा, इसको ज्वाइन करेगा। देन L2 डॉट कैपिटलाइज। L2 मतलब फन, ये 2 है। फन को भी क्या करना है? कैपिटलाइज। कैपिटलाइज फंक्शन क्या करता है? फर्स्ट लेटर कैपिटल करता है, बाकी के स्मॉल रखता है। दैट मीन्स जब ये एस न्यू प्रिंट कराया जाएगा तो ये क्या प्रिंट करेगा? पाइथन कैपिटल में इज ऑफ फन। तो ये ऑप्शन कहाँ है? बी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिलीट की वैल्यू पेयर फॉर की इक्वल टू रेड फ्रॉम डिक्शनरी D1। दैट मीन्स D1 कोई डिक्शनरी है जिसमें एक रेड नाम की की है, उसका की वैल्यू पेयर डिलीट करना है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? डिलीट तो कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। ठीक है, डेल होता है, जिसमें डेल में कोई भी ऑब्जेक्ट हम डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि D1 एक डिक्शनरी का नाम है और रेड की पास की है, तो इससे ये की और वैल्यू दोनों डिलीट हो जाएगी। तो ये तो आंसर बिल्कुल सही है। डेल डॉट, डॉट कब लगता है? जब कोई ऑब्जेक्ट के अंदर के मेंबर को एक्सेस करते हैं। तो डेल कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये रॉन्ग है। और D1 डॉट डेल, D1 के अंदर भी कोई डेल नाम का मेथड नहीं है या लिस्ट नहीं है, ये इस तरह से इंडेक्स दिया हुआ है, तो ये भी इनवैलिड है। दैट मीन्स आंसर इज बी। सो क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज्ड विथ स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो प्लस सिंबल क्या स्ट्रिंग के संग यूज होता है? मान लीजिए कोई स्ट्रिंग है हमारे पास हेलो, दूसरी स्ट्रिंग है मान लीजिए ऑल, तो क्या हम इसको प्लस कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। ये दोनों को कंबाइन कर देगा और आउटपुट देगा हेलो ऑल। सो इट इज वैलिड। इन, यदि हमें कभी सर्चिंग करनी होती है तो हम सर्च कर सकते हैं इन ऑपरेटर का यूज करके। मान लीजिए हमें करना है एच इन हेलो, हमें देखना है कि क्या एच हेलो में है, तो ये
ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करेगा आंसर, यानी यहाँ पर एच होगा इसलिए वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। दैट मीन्स ये भी वैलिड है। इनटू ऑपरेटर कैसे यूज होगा? यदि हमने लिखा है हेलो और हमने लिखा है इनटू टू, दैट मीन्स इट विल प्रिंट हेलो ट्वाइस, 2 बार प्रिंट करेगा। यदि हम 3 देंगे तो 3 बार प्रिंट करेगा, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो वैलिड। डिवाइड ऑपरेटर वर्क नहीं करेगा। यदि हमने हेलो के साथ में कुछ भी डिवाइड करने की कोशिश की तो इट विल गिव एरर, दैट मीन्स ये इनवैलिड है, इट कैन नॉट बी यूज्ड विद स्ट्रिंग डेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिडिक्ट द आउटपुट। अब इसमें हमें दिख रहा है कि एक फंक्शन बना हुआ है डेफ चेंज। यहाँ पर ये इनिशियली 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, देन फंक्शन यहाँ से यहाँ तक फंक्शन है हमारा। फिर इस फंक्शन को कॉल किया गया है और यहाँ पर लूप यूज़ किया गया है। तो सबसे पहले जो प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होगा, सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, देन ये होगी। फंक्शन जब डिफाइन होता है तो ऑटोमेटिकली कॉल नहीं होता जब तक कि उसे कॉल ना किया जाए, यानी कि ये चेंज फंक्शन वाली लाइन जब पढ़ेगा तब ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं एल में हमारी लिस्ट बन गई है, जी में एक 4 वैल्यू आ गई है। अब जब चेंज एल लिखा जाएगा दैट मीन्स ये फंक्शन कॉल हुआ। जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो ये इस फंक्शन पे गया और इसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। तो इसमें क्या किया हमने, एल को पास किया। एल मीन्स ये जो लिस्ट हमने ऊपर ली थी इसको पास किया, ये कहाँ चली गई, एक्स में। दैट मीन्स हमारे पास एक्स ऐसे बन गई अब 5, 10, 15 एंड 1, राइट। अब यहाँ लिया है हमने ग्लोबल जी, यानी एक जी वेरिएबल लिया, जिसको हम बता रहे हैं कि ये नया वेरिएबल क्रिएट मत करो, यहाँ पर जो ये जी ग्लोबली डिक्लेयर किया है हमने इसी वेरिएबल को यूज़ कर लो। तो ये उसी जी को यूज़ करेगा। देन यहाँ लिया है एन इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्स, तो लेंथ ऑफ एक्स इज 4, तो एन में आ जाएगा 4। देन फॉर आई इन रेंज एन, रेंज इन एन क्या करता है, जब लिखा हो रेंज एन या रेंज में जो भी वैल्यू हम देंगे 0 से लेके एन तक या n-1 तक की वैल्यू वो जनरेट करेगा। अब n हमारे पास क्या गया है 4, दैट मीन्स जो जनरेट होगी वैल्यू वो होगी 0, 1, 2 एंड 3। अब ये रेंज फंक्शन ने क्या जनरेट किया, 0, 1, 2, 3। सबसे पहले i में ये 0 पिक करेगा, i में क्या गया 0, 0 में क्या कर रहा है एक्स आई प्लस इक्वल टू जी, एक्स जीरो इक्वल टू प्लस इक्वल टू मतलब x0 इक्वल टू x0 प्लस जी कितना है 4। तो x0 मीन्स क्या है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। तो x0 मतलब कितना हुआ 5 प्लस 4, दैट मीन्स कितना हो गया ये 9। मैं ये पेन चेंज कर लेती हूँ, इससे थोड़ा सा कलर अलग हो समझ में आएगा। सो अब क्या हुआ, ये जो 5 था 5 के बदले हमने क्या कर दिया, इसको 9 कर दिया, ठीक है। इसके बाद जब सेकंड टाइम लूप चलेगा, सेकंड टाइम जब लूप चला तो नेक्स्ट वैल्यू लेगा, नेक्स्ट वैल्यू इज 1, तो यहाँ पर करेगा x1 इक्वल टू x1 प्लस 1 कितना है 10, तो 10 प्लस अगेन जी को प्लस कर रहा है यानी कि 4 प्लस कर रहा है, तो 10 प्लस 4 इज 14, यानी 10 की जगह पे हमने इसको डाल दिया है 14। देन नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ये 2 वैल्यू को पिक करेगा, तो x2 इक्वल टू x2 कितना है 15 है, तो x2 इक्वल टू 15 प्लस 4, दैट मीन्स 19 हो गया ये। इसी तरीके से x3 इक्वल टू x3 कितना है 1, तो 1 प्लस 4 यानी कि 5 हो गया। अब ये पूरा लूप चल गया। इसके बाद जब यहाँ आया तो इसने फॉर आई इन एल, तो जो चेंजेस एल में हो रहे हैं वही एक्स में हुए हैं, मतलब एक्स और एल इस वक्त सेम है, एक्स के थ्रू जो भी हमने चेंज किए हैं वो एल को भी मिलेंगे। तो जब हमने एल का लूप चलाया और उसको प्रिंट करना स्टार्ट करेंगे तो हमने लिखा एंड इक्वल टू $, दैट मीन सबसे पहले इसकी वैल्यू प्रिंट हुई 9, देन एंड हो गया डॉलर से, मैं यहाँ लिख देती हूँ $9, देन नेक्स्ट वैल्यू होगी 14, $14, देन $19 एंड $5। तो दिस विल बी द आउटपुट। नाउ सी दिस क्वेश्चन,
वी हैव टू फाइंड आउट द आउटपुट इन दिस क्वेश्चन। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रिंट वेलकम टू माई ब्लॉग। ये क्या है, एक पूरी की पूरी स्ट्रिंग है, इन्वर्टेड कॉमा में दिया है मतलब स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के साथ में दी हुई है पोजीशन 2 से लेके 6 तक, यानी हमें स्लाइसिंग करनी है 2 से 6 तक। 6 का मतलब क्या है, जो भी एंड वैल्यू देते हैं उससे -1 तक चलता है, यानी 2 से लेके 5 तक हमें इस स्ट्रिंग में से स्लाइसिंग करनी है, यानी इसमें से हम उतना पार्ट निकालेंगे। देन उसको ज्वाइन करेंगे किसके साथ, अगेन सेम स्ट्रिंग लिया हुआ है और उसमें पोजीशन दी है 5:9। तो चलिए इसको पहले तो हम पोजीशंस लिख लेते हैं, जिससे कि हमारे से हमें क्लियरली समझ में आ जाए कि कौन सा पार्ट निकालना है। वेलकम, देन स्पेस है यहाँ, देन TO माय ब्लॉक। इनकी पोजीशंस क्या है, 0 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, राइट। तो अब इसमें से हमें कौन सा पार्ट चाहिए, 2 से लेके 6 तक के लिए स्लाइसिंग बोला है, दैट मीन्स 2 से लेके हम 5 तक वैल्यू निकालेंगे, 1 माइनस निकालना होता है, यानी 6 से -1 यानी 5 तक निकालेंगे। तो आउटपुट निकला हमारा LCOM। इसमें लिखा हुआ है प्लस, मतलब इसके संग कंबाइन होगा, क्या कंबाइन होगा, अगेन सेम स्ट्रिंग में से 5 से 9 तक की वैल्यूज निकाली जाएगी। 5 से 9 मतलब यहाँ से लेके 1 तक, एक कम तक निकलेगी। तो ये क्या हो गया, ME देन स्पेस T। तो जो हमारा आउटपुट है कौन सा हो गया, B। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मैथ मॉड्यूल इन पाइथन। मैथ मॉड्यूल एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें मैथमेटिकल फंक्शंस स्टोर्ड है। तो सील एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो राउंड ऑफ करता है वैल्यू को अपर वैल्यू तक, अपर सीलिंग तक। मीन एक स्टैटिस्टिकल फंक्शन है जिसके लिए जो मॉड्यूल रिक्वायर्ड है वो स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल रिक्वायर्ड है। दैट मीन्स ये जो बोल रहा है कि मैथ मॉड्यूल का कंपोनेंट कौन सा नहीं है, तो आंसर हुआ मीन। मीन इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मैथ मॉड्यूल। FABS ये एब्सोल्यूट वैल्यू निकालता है, ये भी मैथ का कंपोनेंट है। और PI, एक PI कांस्टेंट वैल्यू को स्टोर करता है, PI नाम का कांस्टेंट है, ये भी मैथ मॉड्यूल का पार्ट है। तो आंसर इज B, मीन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लिस्ट दी हुई है, लिस्ट में जो डेटा है ONE1 दैट इज stored in the on the position 0, then 2 stored on position 1, then 3 2 पर स्टोर है एंड 4 3 पे स्टोर है। अब हमें करना क्या है, प्रिंट करना है किसे, पहले इस इवैल्यूएशन करेंगे इस एक्सप्रेशन का। तो यहाँ पर लिखा है लेंथ ऑफ L, L मतलब ये लिस्ट, और इस लिस्ट की जो लेंथ है दैट इज 4। तो यहाँ आ जाएगा 4 देन डिवाइडेड बाय 2 इनटू, अब क्या लिखा हुआ, लेंथ ऑफ L0। L0 कितना है, ONE, तो लेंथ ऑफ L0 इज 3। ONE की जो लेंथ है वो है 3। तो हमारा ये अब पूरा एक्सप्रेशन बन गया, इसे हम इवेल्युएट करेंगे। तो इवेल्युएट करने के लिए डिवाइड देख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं, दोनों का प्रेसिजन सेम है। तो लेफ्ट टू राइट ऑर्डर से हम इसको इवेल्युएट करेंगे। 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2 इंटू 3 इक्वल टू, ये 2.0 होगा क्योंकि ये फ्लोट में आ रहा है, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आउटपुट आएगा 6.0। सो दी इज द आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वुड गिव एन एरर। यहाँ पर हमें एरर बतानी है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कोड। पहले हम कोड को समझ लेते हैं। यहाँ पर एक टपल लिया हुआ है, टपल कैसे पहचानते हैं, हमें यहाँ पर पैरेंथेसिस दिख रहा है, दैट मीन्स इट इज अ टपल। प्रिंट टप यानी कि यहाँ प्रिंट करेगा टपल, इसमें कोई एरर नहीं है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ क्या किया है, टप 3 दैट मीन्स 0 1 2 3, ये एक वैल्यू लेगा, 3 पर जो स्टोर्ड है दैट इज 50,
उसको प्लस कर देगा 50 से, तो इस एक्सप्रेशन में भी कोई मिस्टेक नहीं है। मैक्स टप मतलब ये टपल में से, इस जो टपल है इसमें से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेगा, दैट मीन्स इट विल गिव 80। इसमें भी कोई एरर नहीं है। नाउ लास्ट स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, टप 4 इक्वल टू 80, दैट मीन्स हम क्या करना चाह रहे हैं, इस फोर्थ लोकेशन पे जो वैल्यू है इसको हम बदलना चाह रहे हैं। इसमें अगेन वापस 80 ही डाल रहे हैं इसमें, लेकिन हम कहाँ क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि टपल जो है वो इम्यूटेबल डेटा टाइप है, सो इट इज नॉट अलाउड, दैट मीन्स इट विल गिव एन एरर। तो कौन सा स्टेटमेंट हो गया, 4। तो स्टेटमेंट 4 यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इट विल गिव एन एरर। Now next question. Now in this program we have to find out the errors. यहाँ पर एरर फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर एरर मेंशन भी की है कि हमें सिंटेक्स एरर भी फाइंड करनी है और लॉजिकल एरर्स भी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ एक फंक्शन, जो फंक्शन है वो यहाँ से यहाँ तक है, देन एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया है। तो हमें पता है कि जब फंक्शन हम लिखते हैं तो फंक्शन को स्टार्ट करते हैं डेफ कीवर्ड से, डिफाइन से नहीं करते। तो एक एरर तो ये हो गई, किससे स्टार्ट करते हैं, डेफ से। डेफ रेव नंबर, इस तरीके से ये लिखा जाएगा, ठीक है। फिर आगे की कोडिंग लिखेंगे। देन रेव इक्वल टू 0 इज करेक्ट, रैम इक्वल टू 0 इज करेक्ट, वाइल नम ग्रेटर देन 0, कॉलन, यहाँ तक तो करेक्ट है, बट यहाँ पर जो वाइल है, वाइल का W यहाँ पर कैपिटल लिखा हुआ है, जबकि होना क्या चाहिए था, स्मॉल में। वाइल स्मॉल में आएगा। देन रैम इक्वल टू नम परसेंट 10, यहाँ पर नम परसेंट 10 मतलब जो इसका रिमाइंडर है वो रैम में स्टोर करना चाहते हैं, बट यहाँ पर क्या यूज कर लिया है, डबल इक्वल टू। डबल इक्वल टू स्टोर करने के लिए नहीं बल्कि कंपेयर करने के लिए होता है, तो ये भी एक एरर है। हमें क्या लिखना चाहिए, REM इक्वल टू नम परसेंट 10, ठीक है। तो एक एरर यहाँ पर हो गई। देन रेव इक्वल टू रेव इंटू 10 प्लस रैम, ये यहाँ पर कोई एरर नहीं है। नम इक्वल टू नम फ्लोर डिवीजन 10, यहाँ कोई एरर नहीं है। नाउ इन दिस स्टेटमेंट रिटर्न रेव लिखा हुआ है, सिंटेक्टिकली इट इज करेक्ट, कोई एरर नहीं है, बट लॉजिकली देखा जाए तो जब ये स्टेटमेंट रन होगा, ये रन होगा और ये रन होगा, इसके बाद ये भी यदि लूप में है, तो इस स्टेटमेंट की वजह से ये लूप से बाहर आ जाएगा। रिटर्न रेव से क्या होगा कि इस फंक्शन को जहां कॉल किया गया है वहीं पर कंट्रोल रिटर्न हो जाएगा, दैट मीन्स वाइल का लूप केवल एक बार चलेगा, मल्टीपल टाइम्स नहीं चलेगा। तो होना क्या चाहिए था कि जहां से ये वाइल स्टार्ट हुआ है इसी लेवल से रिटर्न स्टेटमेंट लिखना चाहिए था, दैट मीन्स कि ये जो वाइल स्टार्ट हुआ यहीं पर लिखना चाहिए था रिटर्न REV, जिससे ये जब पूरा लूप कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद में REV को वो रिटर्न करे, ठीक है। तो ये 4 एरर हमें दिखाई दे रही है, तो जब हम करेक्ट कोड लिखेंगे तो वो इस तरीके से दिखाई देगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the statements given below and then choose the correct output from the given option। यहाँ पर प्राइड नाम की एक स्ट्रिंग ली हुई है जिसमें ये स्ट्रिंग को स्टोर किया है, और इस प्राइड स्ट्रिंग में से ये स्लाइसिंग की हेल्प से हमें ये प्रिंट कराना है, इसका पार्ट प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इसकी पोजीशंस क्या हुई, हैश G20 देन स्पेस है, देन प्रेसिडेंसी। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जब स्लाइसिंग करनी है, अच्छा पहली चीज तो हम स्लाइसिंग फिर से रिकॉल कर लेते हैं। स्लाइसिंग में देते हैं क्या है, सबसे पहले स्टार्ट वैल्यू देते हैं, कॉलन के बाद एंड वैल्यू देते हैं, और देन स्टेप देते हैं। तो इन 3 वैल्यू का मतलब है कि इस स्टार्ट पोजीशन से एंड पोजीशन तक चलना है, लेकिन एंड पोजीशन से एक कम तक चलता है, यानी ये चलता है एंड -1 तक। यानी यदि 4 दिया है तो ये 3 तक चलेगा, 5 दिया है तो 4 तक चलेगा। और स्टेप का मतलब है कि हर वैल्यू में कितने कितने का गैप हो। यदि यहाँ पर हमने 2 दिया है तो 2 के गैप से ये वैल्यूज आगे बढ़ेगी, मतलब 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, इस तरीके से होगा। यदि स्टार्ट वैल्यू 1 है तो 1, 3, 5 इस तरह से चलेगा, राइट। तो यहाँ पर जो स्टार्ट वैल्यू दी है वो -2 दी है, और एंड वैल्यू दी है जो पॉजिटिव इंडेक्स दिया है, दैट मीन्स यहाँ पर रिवर्स और बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंडेक्सिंग दोनों हमें लिख के देखनी पड़ेगी। सो
सबसे पहले हम फॉरवर्ड इंडेक्सिंग देख लेते हैं। 0 1 2 3 4। पॉजिटिव इंडेक्सिंग ज़्यादा नहीं गई है तो इसको मैं यहीं छोड़ देती हूँ। रिवर्स इंडेक्सिंग पूरी लिख लेते हैं। रिवर्स इंडेक्सिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 और -11 पे हुआ स्पेस, देन -12 -13 -14 एंड -15, राइट। अब स्टार्ट कहाँ से हुआ है? इन्होंने स्टार्ट किया है -2 से। -2 कौन सा है? -2 है ये C। तो इसका मतलब C सबसे पहले प्रिंट होगा और C के बाद स्टेप कितना दिया है? -2, यानी कि -2 के बाद -2 का स्टेप यानी -2 और -2 हो गए -4। -4 इज E, तो इसके बाद होगा E। इसके बाद अगेन -2, दैट मीन्स होगा -6। -6 की वैल्यू है I। देन -6 के बाद -8, -8 की वैल्यू है अगेन E। -8 के बाद फिर से -2, दैट मीन्स -10, तो इसकी वैल्यू है कैपिटल P। और ऐसा कब तक चलेगा? इसकी एंड वैल्यू दी है 2। 2 का मतलब है ये वाली वैल्यू, और इससे एक कम तक चलेगा मतलब 3 तक चलना चाहिए। तो 10 के बाद जब हम -2 करेंगे तो -12 होगा, -12 हो गया 0, और इसके बाद चलना नहीं है क्योंकि हमारी लिमिट यहीं तक है। तो हमारा आउटपुट हो गया CEIEP0। तो ये हमें मिल गया आउटपुट। नाउ एक ये कोड दिया है और क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी गिवन इन प्लेस ऑफ मिसिंग स्टेटमेंट। मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इस जगह पर आना चाहिए। क्या किया हुआ है यहाँ पर? b = 100 एक वेरिएबल लिया हुआ है। ये वेरिएबल क्योंकि स्टार्टिंग में लिया हुआ है, डेफ फंक्शन बाद में लिया है, तो इसको हम ग्लोबल वेरिएबल कहेंगे, ठीक। देन डेफ नाम का एक फंक्शन, टेस्ट नाम का एक फंक्शन डिफाइन किया गया है जिसमें एक ए वेरिएबल है। क्योंकि ये ए वेरिएबल को फंक्शन के अंदर बनाया गया है तो इसको हम कहेंगे लोकल, ठीक। दिस इज लोकल वेरिएबल। अब यहाँ स्टेटमेंट लिखा है b = b + a। तो a तो हमें इनसाइड द फंक्शन दिख रहा है, दैट मीन्स ये वाला a तो ये हो गया। लेकिन b क्योंकि फंक्शन के अंदर नहीं है, इसका मतलब हमें ये वाला यूज करना है। जब भी हम ग्लोबल वेरिएबल को यूज करना चाहते हैं तो हमें उसे सबसे पहले डिक्लेयर करना पड़ता है ग्लोबल b। तो हमें यहाँ b को बताना पड़ेगा कि ये जो b है वो ग्लोबल है। दैट मीन्स हमें कौन सा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा? C, ग्लोबल B। तो हमें पॉसिबल आउटपुट फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। यहाँ एक रैंडम नाम का मॉड्यूल इंपोर्ट किया गया है। देन लाइन इज माई नंबर = random.randint 0,3। इस रैंडम मॉड्यूल के अंदर एक randint फंक्शन है, उसे कॉल किया गया है। और randint में 2 पैरामीटर दिए हैं, जो क्या है, एक स्टार्ट वैल्यू है और एक एंड वैल्यू है। जिस तरह से रेंज फंक्शन में यदि हम 2 देते हैं, स्टार्ट एंड एंड, तो इसमें क्या करता है, स्टार्ट से वैल्यू जनरेट होती है और एंड -1 तक चलती है। बट इन केस ऑफ रैंड इंट ये क्या करेगा, 0 से 3 तक में से कोई भी एक वैल्यू जनरेट करेगा एंड को इंक्लूड करके। तो एंड को इंक्लूड करके कोई भी वैल्यू जनरेट करेगा, यानी 0 प्रिंट हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। इनमें से कोई भी एक रैंडम वैल्यू जनरेट होगी और स्टोर कहाँ हो जाएगी? माय नंबर नाम के वेरिएबल में, राइट। अब माय नंबर में इनमें से कोई भी वैल्यू आ सकती है। कलर एक लिस्ट ली है जिसमें वैल्यू है येलो 0 पर, वाइट 1 पर, 2 पर ब्लैक एंड 3 पर रेड। नाउ हम इस लूप को देखते हैं। लूप में क्या लिखा हुआ है? फॉर आई इन रेंज 1, नंबर, यानी जो रेंज फंक्शन है, रेंज फंक्शन में जाएगी वैल्यू 1 से लेके माय नंबर। यदि माय नंबर सपोज 0 है तो ये लूप चलेगा ही नहीं, 1 से 0 तक नहीं चलेगा क्योंकि स्टेप नहीं दिया है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा। तो 1 से 0 -1 यानी -1 चलना ही नहीं है, तो ये लूप नहीं चलेगा। इन केस माय नंबर इज 2, यदि ये
सॉरी 1 को हम कंसीडर कर लेते हैं पहले। यदि 1 है तो यदि 1 से लेके 1 तक हमने कोई वैल्यू दी है, दैट मीन्स 1 - 1 तक चलेगा, यानी 1 से 0 अगेन ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि एक कम तक चलता है, इसलिए मैं -1 कर रही हूँ। देन यदि माय नंबर की वैल्यू 2 है, यदि 2 है तो 1 से लेके 2 हो गया, 1 से लेके माय नंबर 2 हो गया। तो 2 का मतलब क्या है, 2 - 1 यानी 1 से 1 तक चलेगा। जब लूप 1 से 1 तक चलेगा तो एक बार चलेगा, और एक बार चलेगा तो 1 वाली क्या प्रिंट करेगा, वाइट। तो ये प्रिंट करेगा वाइट, और वाइट के बाद क्या लिखा हुआ है, एंड में स्टार लगा हुआ है, तो एंड करेगा इसको स्टार से, राइट। तो ये तो हो गया यदि हमने वैल्यू 2 जनरेट की है, तो आएगा वाइट स्टार। ऐसा कोई ऑप्शन इस वाले पॉसिबल आउटपुट्स में नहीं दिया हुआ है। नाउ इफ माय नंबर इज 3, यदि 3 है तो हमारा जो स्टेटमेंट बनेगा 1, 3 बनेगा, और 3 का मतलब है -1 यानी कि 2 तक चलेगा, 1 से 2 तक, यानी 1 के लिए चलेगा और 2 के लिए। यदि 1 आती है वैल्यू तो कलर 1 मतलब की हो गया वाइट, देन स्टार प्रिंट होगा, और 2 का मतलब है ब्लैक। तो ऐसा आउटपुट हमें दिख रहा है, बी ऑप्शन है, वाइट स्टार ब्लैक स्टार, राइट। तो ये हमारा पॉसिबल आउटपुट है, इनके अलावा कोई भी और आउटपुट नहीं आ सकता, क्योंकि इनके जो जो भी पॉसिबल वैल्यूज थी हमने सबका कॉम्बिनेशन बना के देख लिया, केवल यही आउटपुट्स के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, या तो व्हाइट स्टार अकेला आएगा या व्हाइट स्टार एंड ब्लैक स्टार आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एसक्यूएल बेस्ड क्वेश्चंस हम देखेंगे अब। विच इज फॉल्स अबाउट कीज इन रिलेशनल डेटाबेस। पहला पॉइंट लिखा है कि एनी कैंडिडेट इज एलिजिबल टू बिकम अ प्राइमरी की। बिल्कुल सही है। थोड़ा सा मैं की को रिवाइज कर लेती हूँ। कीज कौन कौन सी होती है यहाँ पर, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की एंड फॉरेन की। इतनी तरह की कीज होती हैं। तो प्राइमरी कीज क्या होती हैं, ऐसा कॉलम जो कि यूनिक डेटा को स्टोर कर रहा है और जिसमें नल वैल्यू नहीं है, उसे हम प्राइमरी की सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो कीज प्राइमरी की सिलेक्ट हो सकती हैं उसको जब हम एक कैटेगरी में रखेंगे कि ये सारी कीज प्राइमरी की बन सकती है, तो उन्हें हम बोलते हैं कैंडिडेट की। फॉर एग्जाम्पल, यदि स्टूडेंट नाम की टेबल है मान लीजिए, और इसमें रोल नंबर भी है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी है, एडमिशन नंबर भी है, नेम है, क्लास है एंड सो ऑन। तो हमें पता है कि रोल नंबर यूनिक होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिक होता है, एडमिशन नंबर यूनिक होता है, नेम यूनिक नहीं होता, कई बार डुप्लीकेट नेम भी वाले भी बच्चे मिल जाएंगे, और क्लास भी सेम हो सकती है। तो दैट मीन्स ये 3 वैल्यूज ऐसी दिख रही हैं जो कैंडिडेट है प्राइमरी की के लिए, राइट। तो दीज 3 विल बी कैंडिडेट कीज। तो यहां पर बोला है कि एनी कैंडिडेट इज एलिजिबल टू बिकम अ प्राइमरी की, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसमें से हम किसी को भी प्राइमरी की बना सकते हैं, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहे हैं अ प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइज द टपल इन अ रिलेशन, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसकी यूनिक वैल्यू होती है तो उससे पूरे रिकॉर्ड को पहचाना जा सकता है। जैसे आपका रोल नंबर है, आपके रोल नंबर से आपकी पूरी आइडेंटिटी पता लग जाती है, कौन सा बच्चा है, किस स्ट्रीम का है, और बाकी डिटेल्स भी। तो ये भी सही है। नाउ अ कैंडिडेट की दैट इज नॉट अ प्राइमरी की इज अ फॉरेन की। कैंडिडेट की दैट इज नॉट अ प्राइमरी की, इसका क्या मतलब हुआ, मान लीजिए इसमें से हमने रजिस्ट्रेशन नंबर को प्राइमरी की सिलेक्ट कर लिया, तो ये दोनों प्राइमरी की नहीं है, तो इन दोनों कीज को हम बोलते हैं ऑल्टरनेट कीज। जो बची हुई कीज हैं प्राइमरी की सिलेक्ट करने के बाद कैंडिडेट कीज में से, वो कहलाती है ऑल्टरनेट कीज। तो ये फॉरेन की नहीं कहलाती, दैट मीन्स दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक। A foreign key is an attribute whose value is derived from the primary key of another relation। ये बिल्कुल सही है कि जो फॉरेन की होती है वो किसी और टेबल की प्राइमरी की से डेटा को डराइव करती है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है।
So our answer is C. Now next question, which SQL operator perform pattern matching? पैटर्न मैचिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम ये बात करते हैं कि ए से स्टार्ट होने वाले हों, जैसे हमने कोई नाम लिखा है लता, माला, आशा, अनु, बबीता, तो इसमें से जब हम इस तरह से सर्च करेंगे कि जो ए से नाम स्टार्ट होते हैं वो ही प्रिंट करो तो वो पैटर्न मैचिंग हो गया, या जिन नाम के एंड में ए आ रहा हो उन्हें प्रिंट करो तो उसको हम पैटर्न मैचिंग कहते हैं। तो बिटवीन तो रेंज को बताता है, यानी ये पैटर्न मैचिंग नहीं करता। लाइक ऑपरेटर जरूर है जो हम पैटर्न मैचिंग के लिए यूज करते हैं। लाइक यदि ये नेम कॉलम है जिसके अंदर ये डेटा है और हमें नेम में से ए से स्टार्ट होने वाले देखने हैं तो हम लिखते हैं कि वेयर नेम लाइक A%, कोट्स में लिखेंगे A%। तो ये जो लाइक है ये पैटर्न मैचिंग ऑपरेटर है। तो जो हमारा आंसर है वो कौन सा हुआ, बी। एग्जिस्ट नहीं है, इक्वल टू भी नहीं है, ये इक्वलिटी के लिए चेक करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैंक कमांड इज यूज टू रिमूव प्राइमरी की फ्रॉम द टेबल इन एसक्यूएल। अब ये बोल रहा है कि प्राइमरी की को रिमूव करने के लिए कौन सा कमांड यूज होगा। तो ऑब्वियसली एक टेबल ऑलरेडी बनी हुई है जिसमें ऑलरेडी प्राइमरी की है, किसी की को हम प्राइमरी की बना चुके हैं, दैट मीन्स वो पूरा स्ट्रक्चर जो है उसमें से हम उस की को प्राइमरी की नहीं रखना चाहते। दैट मीन्स वी वांट टू डू चेंजेस इन स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल। और जब स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल में चेंज करना होता है देन वी हैव टू यूज ऑल्टर कमांड। हम लिखते हैं ऑल्टर टेबल, फिर टेबल नेम लिखते हैं और ड्रॉप प्राइमरी की, और यहाँ नाम हो तो नाम हम दे सकते हैं कि कौन सी प्राइमरी की हमें डिलीट करनी है। तो इसका ऑप्शन हो गया सी। नाउ इन माई एसक्यूएल डेटाबेस इफ अ टेबल अल्फा हैज डिग्री 5, मतलब एक टेबल दी है अल्फा नाम की जिसमें बोल रहे हैं डिग्री है 5, डिग्री 5 है, मतलब डिग्री किसे बोलते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो कॉलम है हमारी पहली टेबल के 5 एंड कार्डिनलिटी इज 3। कार्डिनलिटी किसको बोलते हैं, रोज को, नंबर ऑफ रोज को। तो पहली टेबल की नंबर ऑफ रोज है 3 एंड अनदर टेबल बीटा, दूसरी टेबल कौन सी है, बीटा, जिसमें बता रहे हैं डिग्री 3 है, मतलब इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो 3 है। और कार्डिनलिटी 5, मतलब इसमें जो रोज है, नंबर ऑफ रोज ये है 5। What will be the degree and cardinality of Cartesian product of alpha and beta? Cartesian product हम किससे डेनोट करते हैं, अल्फा क्रॉस बीटा, यानी दोनों टेबल का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं। यदि हम क्वेरी की बात करें तो हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अल्फा कॉमा बीटा, ये हमारी क्वेरी बनेगी जिससे कार्टेशियन प्रोडक्ट जनरेट होगा। अब ये पूछ रहे हैं इसमें क्या करता है, इसके नंबर ऑफ रोज को इसके नंबर ऑफ रोज से मल्टीप्लाई करके या इसके कॉम्बिनेशन बना के वो प्रिंट करता है। तो कैसे, तो इस हिसाब से हमें अभी फिलहाल के लिए तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से याद रखना है कि जब आपसे पूछा जाए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट करने पर हमारा जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट में डिग्री क्या होगी और कार्डिनलिटी क्या होगी। तो हमेशा याद रखना है डिग्री में क्या होता है, दोनों टेबल के जो कॉलम्स हैं उसको हम प्लस कर देंगे, राइट। तो इसका मतलब हो गया इसकी हो गई डिग्री 8। एंड कार्डिनलिटी में क्या करेंगे, R1 इंटू R2, ये मल्टीप्लाई होगा। तो R1 इंटू R2 मतलब 3 इंटू 5 यानी कि 15। तो डिग्री होगी 8 एंड कार्डिनलिटी होगी 15। सो पहला क्या पूछा है, पहले डिग्री नहीं, सॉरी, पहले डिग्री पूछा फिर कार्डिनलिटी, यानी कि ये वाला आंसर होगा बी, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ टेबल in MySQL database an attribute A of data type varchar 20 has the value केशव। ये बोल रहे हैं कि एक कोई एट्रीब्यूट है A नाम का जिसके अंदर केशव लिखा हुआ है।
द एट्रीब्यूट बी ऑफ डेटा टाइप कैर 20 हैज वैल्यू मीनाक्षी। अब ये बोल रहे हैं कि एक बी नाम का एट्रीब्यूट है जिसमें लिखा हुआ है मीनाक्षी। हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर ऑक्यूपाइड बाय एट्रीब्यूट ए एंड एट्रीब्यूट बी। अब ए का जो साइज है वो साइज कितना बताया हुआ है 20, क्योंकि ये वेरकैर टाइप का है, ये 20 साइज बता रहे हैं, और इसमें बता रहे हैं कैर 20, राइट। तो वेरकैर और कैर में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने लेटर्स ऑक्यूपाई किए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो जब 6 ऑक्यूपाई किए हैं तो ये 20 को ना करके 6 लेके बाकी के 14 फ्री कर देगा, यानी इसका जो मेमोरी ऑक्यूपाइड होगी वो 6 लेटर्स की होगी। जबकि कैरेक्टर वाले केस में हम भले ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैरेक्टर्स को हम यूज कर रहे हैं, बट क्योंकि हमने यहाँ पर साइज 20 ले रखा है तो ये 20 बाइट्स को ही ऑक्यूपाई करेगा। तो एट्रीब्यूट ए एंड एट्रीब्यूट बी, इनका जो साइज हुआ दैट इज 6,20। ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स विल डिलीट द टेबल फ्रॉम एसक्यूएल डेटाबेस। तो टेबल को डिलीट करने के लिए डेटाबेस से कौन सा यूज करना होता है, ड्रॉप टेबल देन टेबल नेम। ठीक है, यदि हम डिलीट यूज करेंगे, डिलीट टेबल तो कमांड होता ही नहीं है, डिलीट स्टार फ्रॉम लिखेंगे, लेकिन डिलीट से कंटेंट डिलीट होते हैं। यदि पूरी टेबल डिलीट करनी है देन वी हैव टू यूज ड्रॉप टेबल कमांड। नाउ फिल इन द ब्लैंक। द सिलेक्ट स्टेटमेंट व्हेन कंबाइंड विथ डैश क्लॉज रिटर्न रिकॉर्ड्स विदाउट रिपीटेशन, यानी सिलेक्ट स्टेटमेंट के संग ऐसा कौन सा क्लॉज यूज किया जाए जिससे कि रिपीटेशन ऑफ रिकॉर्ड ना हो। तो डिस्क्राइब, डिस्क्राइब तो टेबल के स्ट्रक्चर डिस्प्ले करने के लिए होता है। यूनिक क्या है, यूनिक कॉन्स्टेंट है जो टेबल डिफाइन करते समय लिखते हैं, जबकि ये पूछ क्या रहा है सिलेक्ट के संग क्या करेंगे। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट एक ऐसा कीवर्ड है जो यूनिक वैल्यूज को शो करता है। इन केस कोई आपके पास कॉलम है, सपोज स्ट्रीम, बच्चों ने कौन सी स्ट्रीम सिलेक्ट की है, ऐसा कॉलम है, तो कहीं पर साइंस लिखा होगा, कहीं कॉमर्स लिखा होगा, फिर कोई और बच्चे ने भी साइंस ले रखा है तो साइंस रिपीट हो गया, फिर किसी ने ह्यूमैनिटीज ले रखा है। अब आप ये चाहते हैं कि कौन कौन सी स्ट्रीम्स अवेलेबल है केवल वो दिखाई दे, तो हम क्या चाहेंगे कि साइंस ये 2 बार है वो एक ही बार आए, तो हम क्वेरीज लिखेंगे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्ट्रीम फ्रॉम, और टेबल नेम क्या है हमारा स्टूडेंट, तो सेमीकोलन। इसका मतलब इसका आउटपुट कैसा आएगा, साइंस देन कॉमर्स देन ह्यूमैनिटीज। इसका मतलब क्या है कि ये रिकॉर्ड्स को रिटर्न करेगा विदाउट रिपीटिशन। ठीक, तो इसका आंसर क्या हुआ, डिस्टिंक्ट। नाउ which function is used to display the total number of records from a table in a database। total number of records हमें प्रिंट कराना है। सम क्या करता है, जो भी चीज हम यहाँ देंगे, सम स्टार तो हम दे ही नहीं सकते, जो भी हम कॉलम देंगे उस वैल्यूज की सम कर देगा। टोटल कोई फंक्शन होता नहीं है। काउंट एक फंक्शन है जो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को काउंट करता है। ठीक है, तो काउंट इज अ आंसर। Now, which Python function is used for displaying only one result set from SQL table in a database। ये Python MySQL कनेक्टिविटी का क्वेश्चन है। तो इसमें फंक्शंस होते हैं fetch one, fetch many, fetch all। fetch one मतलब इस तरीके से लिखा जाता है fetch one, ये fetch one नहीं होता तो ये रॉन्ग फंक्शन है। fetch number भी कोई फंक्शन नहीं होता, fetch all फंक्शन होता है और fetch one होता है। क्वेश्चन पूछा है कि केवल एक रिजल्ट सेट चाहिए तो इसके लिए होता है fetch one, fetch all से सारे रिजल्ट सेट आ जाते हैं। तो करेक्ट आंसर इज डी। नाउ which SQL statement is used to retrieve data from a database। डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट सेलेक्ट किया जाता है, कौन सा स्टेटमेंट यूज किया जाता है। सो इट इज रिट्रीव, नो, रिट्रीव नाम का कोई कमांड ही नहीं होता। सिलेक्ट होता है, फैच भी कुछ नहीं होता।
तो सेलेक्ट स्टेटमेंट है जो हमें डेटा को फैच करने के लिए या रिट्रीव करने के लिए यूज करते हैं. सो करेक्ट स्टेटमेंट इज सेलेक्ट. नाउ few questions on file handling. What is the significance of the tell method? फाइल हैंडलिंग में जो टेल मेथड है उसका यूज किस लिए किया जाता है? सो इट टेल्स द पाथ ऑफ द फाइल. नहीं, ये पाथ नहीं दिखाता. टेल फंक्शन क्या करता है? ये बताता है कि अभी फाइल पॉइंटर की करंट पोजीशन क्या है. It tells the current position of the file pointer within the file. This is the right answer. Current position क्या है फाइल पॉइंटर की फाइल में, वो बताता है. That means यदि आपकी ये फाइल है, इसमें कुछ कंटेंट्स लिखे हुए हैं और यदि इस पोजीशन पे आपका फाइल पॉइंटर है और ये पोजीशन मान लो आपकी 50 बाइट्स है, तो इसका जब आप टेल लिखेंगे तो टेल क्या रिटर्न करेगा? 50 बाइट्स. इट टेल्स द एंड पोजीशन विद इन द फाइल, ये भी रॉन्ग है. checks the existence of a file at the desired location, ये भी गलत है. So answer is B. Now, which pickle module method is used to write a Python object to a binary file? पिकल मॉड्यूल बोला गया है. पिकल मॉड्यूल कब यूज होता है? जब हम बाइनरी फाइल के साथ डील कर रहे हैं, बाइनरी कंटेंट लिखे हुए हैं उसमें. ठीक है, तो जब बाइनरी कंटेंट लिखना है तो हम पिकल मॉड्यूल को यूज करते हैं. और पिकल मॉड्यूल में क्या करते हैं? यदि रीड करना है तो रीड करने के लिए लोड मेथड लिखा जाता है, यूज किया जाता है. और राइट करना है तो राइट के लिए डंप मेथड को यूज किया जाता है. क्वेश्चन पूछा है यूज टू राइट अ पाइथन ऑब्जेक्ट टू अ बाइनरी फाइल. सो आंसर इज डंप, डी. Which of the following statement is true? Pickling creates an object from sequence of bytes. Pickling creates an object from sequence of bytes. Pickling क्या होता है? Pickling and unpickling दो चीजें हैं. जब ऑब्जेक्ट को बाइट में कन्वर्ट किया जाता है तो दिस इज नोन एज पिकलिंग. और जब बाइट्स में जो लिखा हुआ है डेटा, उसको वापस से हम ऑब्जेक्ट में, पाइथन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो दिस इज कॉल्ड अनपिकलिंग. सो यहां बोल रहे हैं कि पिकलिंग क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स. बाइट से करता है तो ये गलत है. पिकलिंग इज यूज फॉर ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन. यस, इस मेथड को बोला जाता है सीरियलाइजेशन. ठीक है, तो ये करेक्ट है. डीसीरियलाइजेशन नहीं है. डीसीरियलाइजेशन यानी ये हो गया, तो ये आंसर भी नहीं है. पिकलिंग इज यूज टू मैनेज ऑल टाइप्स ऑफ फाइल्स इन पाइथन, ये भी नहीं है. तो इसका करेक्ट आंसर है बी. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल ओपनिंग मोड इन पाइथन जनरेट्स एन एरर इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट? यदि आप फाइल को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, फाइल ओपन कैसे करेंगे आप? फाइल ओपन, और यहां पर आप फाइल का नाम देते हैं जो भी फाइल है, और देन यहाँ पर मोड लिखते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि मान लो ये फाइल .txt नाम की फाइल नहीं है और आपने यहाँ ए लिखा है, तो क्या ये एरर जनरेट करेगी? ये एरर जनरेट नहीं करेगी. जब आप राइट मोड में या ए मोड में यानी अपेंड मोड में फाइल को ओपन करते हैं और वो फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो ये क्या करेगा? न्यू फाइल क्रिएट कर देगा, एक ब्लैंक फाइल खुद से ही क्रिएट कर देगा. तो W के केस में भी ऐसा होगा और A के केस में भी ऐसा ही होगा. W प्लस में भी मेन जो बेसिक है, मतलब बेस जो है, दैट इज राइट विथ रीड लिखा है, तो इसमें भी वो न्यू क्रिएट कर देगा. तो रीड मोड ऐसा मोड है जहां पर फाइल को आप रीड करने के लिए आप बोल रहे हैं, यहाँ पर आपने R दे रखा है और फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, देन इट विल गिव फाइल और डायरेक्टरी नॉट फाउंड एरर. सो आंसर इज बी. Now syntax of seek function in Python is myfile.seek offset comma reference point, where myfile is the file object. What is the default value of reference point? अब seek function क्या करता है? यदि आपकी कोई फाइल है और इसमें कंटेंट लिखे हुए हैं, काफी सारे कंटेंट लिखे हुए हैं,
और आपको कर्सर को, आपके फाइल पॉइंटर को किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंचाना हो, देन यू यूज सीक फंक्शन। तो कोई एक ऑब्जेक्ट होगा, माई फाइल एक ऑब्जेक्ट है फाइल का, डॉट सीक लिखा हुआ है, और ये पूछ रहे हैं कि ऑफसेट, ऑफसेट की वैल्यू उन्होंने नहीं दी है, मान लीजिए हमने 2 दिखा हुआ है, और ये बोल रहे हैं कि रेफरेंस पॉइंट, फिर से हम पढ़ लेते हैं, सिंटेक्स ऑफ सीक फंक्शन इन पाइथन इज माई फाइल डॉट सीक ऑफसेट रेफरेंस पॉइंट वेयर माई फाइल इज द फाइल ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ रेफरेंस पॉइंट। मतलब यदि हमने रेफरेंस पॉइंट नहीं दिया, केवल एक ही वैल्यू दी, तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी। तो देखिए जो रेफरेंस पॉइंट है वो 3 तरह के हो सकते हैं, 0, 1 एंड 2। 0 का मतलब होता है बिगिनिंग ऑफ द फाइल से, 1 मीन्स करेंट पोजिशन एंड 2 मीन्स एंड पोजीशन। तो जब हम कोई भी पोजीशन नहीं देते तो जो डिफॉल्ट पोजीशन होती है वो बिगिनिंग ऑफ द फाइल मतलब कि 0 होती है। सो आंसर इज ए। नाउ सिंटेक्स फॉर ओपनिंग स्टूडेंट डॉट सीएसवी इन राइट मोड इज, कोई स्टूडेंट डॉट सीएसवी नाम की सीएसवी फाइल है, इसको हमें राइट मोड में ओपन करना है और हमने ये सिंटेक्स लिखा है। तो ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यू लाइन इक्वल टू, ये जो हमने कॉलन लगाया, सॉरी कोट्स लगाए हैं ओपनिंग और क्लोजिंग, इसका क्या पर्पस है वो ये पूछ रहे हैं। तो इसका क्या रोल होता है कि जब हम सीएसवी फाइल बनाते हैं और उसमें कुछ भी कंटेंट हमने लिखे हैं तो एक न्यू लाइन प्रोसेस हो जाती है, और जब हम इसको रीड करके प्रिंट कराते हैं तो एक्स्ट्रा न्यू लाइन दिखती है। उस न्यू लाइन को सप्रेस करने के लिए हम यहाँ पर दे देते हैं न्यू लाइन इक्वल टू और कोट्स लगा देते हैं ओपन और क्लोज। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो वो एक्स्ट्रा न्यू लाइन आ रही थी वो सप्रेस हो जाती है। सो इसका जो आंसर है दिस इज डी, एंड ऑफ लाइन ट्रांसलेशन इज सप्रेस्ड। व्हाट इज द करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ CSV फाइल। CSV फाइल का फुल फॉर्म क्या है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। सो आंसर इज बी, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। नाउ which of the following is not a function or method of CSV module in Python। CSV मॉड्यूल में कौन कौन से मेथड होते हैं ये पूछ रहे हैं। रीडर होता है, राइटर होता है, राइट रो भी होता है, रीड नहीं होता। तो ये पूछ रहे हैं नॉट कौन सा नहीं होता, तो ए इज अ आंसर। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए। तो यहां पर मैंने कुछ फंक्शंस दे दिए हैं जो कि CSV मॉड्यूल में होते हैं, अवेलेबल हैं, तो आप इनको लर्न कर लीजिएगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। इफ वी ट्राई टू रीड अ टेक्स्ट फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट एन एरर अकर्स। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यदि हम कोई टेक्स्ट फाइल को रीड करने की कोशिश करते हैं जो है ही नहीं तो एरर आता है। दैट मीन्स दिस इज करेक्ट। ये पूछ रहा है नॉट करेक्ट कौन सा है। सो इफ वी ट्राई टू रीड अ टेक्स्ट फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट द फाइल गेट्स क्रिएटेड, ये गलत है। जब हम रीड कर रहे हैं ऐसी फाइल को जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो एरर आती है, क्रिएट नहीं होती। इफ वी ट्राई टू राइट ऑन अ टेक्स्ट फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट नो एरर अकर्स। यदि हम ऐसी फाइल में राइट करने की कोशिश कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो कोई एरर नहीं आती, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो न्यू फाइल बना देता है। इफ वी ट्राई टू राइट ऑन अ टेक्स्ट फाइल दैट डू नॉट एग्जिस्ट द फाइल गेट्स क्रिएटेड, बिल्कुल सही है। सो आंसर इज बी, राइट। नाउ which of the following options can be used to read the first line of a text file myfile.txt। इन्होंने क्या किया हुआ है, my file इक्वल टू ओपन myfile.txt, यहाँ पर एक फाइल को ओपन किया है, यहाँ मोड नहीं दिया, मोड नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट ये रीड मोड में ही ओपन होगी, और फिर लिखा है myfile.read। अब myfile.read फंक्शन रीड क्या करता है, इट विल रीड ऑल कंटेंट्स, जो भी फाइल में कंटेंट्स है पूरे के पूरे वो रीड कर लेगा। तो ये एक लाइन तो रीड करेगा नहीं, तो पूरे कंटेंट्स रीड कर लेगा। फिर है माई फाइल को इन्होंने रीड मोड में ओपन किया है और लिखा है माई फाइल डॉट रीड एन। जब हम रीड के संग में एन यानी कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देते हैं, नंबर ऑफ
कुछ भी नंबर लिखते हैं, मान लो हमने लिखा 10, तो इसका मतलब होता है कि 10 कैरेक्टर्स रीड करेगा, इट विल रीड 10 कैरेक्टर्स, राइट। फिर ये पूछ रहा है कि माई फाइल इक्वल टू ओपन फाइल, ये किया, फिर से इसमें मोड नहीं दिया तो रीड मोड है। माई फाइल डॉट रीड लाइन, ये रीड लाइन फंक्शन क्या करेगा, एक सिंगल लाइन, अभी अभी रिसेंटली आपने फाइल ओपन की है, जब फाइल ओपन करते हैं तो कर्सर कहाँ होता है, बिगिनिंग ऑफ द फाइल पे होता है, और ओपन की है तो जब आप एक रीड लाइन चलाएंगे तो पहली लाइन रीड होगी, तो इट विल रीड अ लाइन। और इस केस में ये क्या करेगा, फर्स्ट लाइन रीड करेगा, क्योंकि रिसेंटली फाइल ओपन हुई है और तुरंत रीड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारा यही था कि कौन सी लाइन ऐसी है जो रीड द फर्स्ट लाइन ऑफ अ टेक्स्ट, माई टेक्स्ट फाइल माई फाइल डॉट टी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। और इस वाले में लिखा है माई फाइल डॉट रीड लाइन्स, लाइन्स क्या करेगा, रीड लाइन्स यानी सारी की सारी लाइन्स को रीड कर लेगा और लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो ये आंसर भी नहीं है, सो करेक्ट आंसर इज सी। Now, next question. Assume that the position of the file pointer is at the beginning of third line in a text file. ये बोल रहे हैं कि एक फाइल है जिसमें कई सारी लाइंस लिखी हुई हैं, और ये बोल रहे हैं जो कर्सर है वो बिगिनिंग ऑफ द थर्ड लाइन पर है, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी यूज्ड टू रीड ऑल द रिमेनिंग लाइंस, मतलब इसके बाद से, इस पोजीशन से जितनी भी लाइन बची हुई है, ये सारी लाइंस को रीड करने के लिए क्या यूज करेंगे। तो ऑब्वियसली यदि कर्सर यहाँ पर है और यहाँ रहते हुए हम यदि रीड करते हैं, तो रीड में क्या करेगा, रीड तो पूरे कंटेंट रीड करता है, रीड एंड में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो दिए हैं वो रीड करता है, रीड लाइन में एक सिंगल लाइन करता है। एक रीड लाइंस फंक्शन ऐसा है जो सारी लाइंस रीड करता है, क्योंकि कर्सर इस पोजीशन पे है तो इसके बाद की वो सारी की सारी लाइंस को रीड कर लेगा एक साथ, राइट। सो अवर आंसर इज डी। नाउ a text file student.txt is stored in the storage device, ठीक है। Identify the correct option out of the following options to open the file in read mode। ये बोल रहे हैं कि यदि student.txt नाम की फाइल है और उसे हमें रीड मोड में ओपन करना है तो कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। तो ये पहली चीज आप नोटिस करेंगे, इन्होंने लिखा है कि वी वांट टू ओपन अ टेक्स्ट फाइल। जब टेक्स्ट फाइल ओपन करना है तो आर बी नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये बाइनरी मोड में फाइल को ओपन कर देगा, तो ये आंसर नहीं है। यहाँ पर डब्लू मोड में किया है तो डब्लू तो राइट मोड होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ स्टूडेंट डॉट टी को रीड मोड किया है, तो हमें ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, टेक्स्ट फाइल है और रीड मोड में ओपन की है। यहाँ पर कोई भी मोड नहीं दिया है, और जब भी कोई मोड नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट इज रीड मोड, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। दैट मीन्स थर्ड भी सही है, फोर्थ भी सही है, तो अकॉर्डिंगली सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ सीक इज। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था कि सीक फंक्शन में क्या था, फाइल ऑब्जेक्ट था, देन सीक, देन ऑफसेट, देन रेफरेंस पॉइंट। तो ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर इसके पहले ऑब्जेक्ट का नाम नहीं लिखा है इसलिए गलत है। इसमें फाइल ऑब्जेक्ट यहाँ दे दिया गया रेफरेंस पॉइंट की जगह, इसलिए ये भी गलत है। और सीक डॉट नहीं लगता है, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट होता है, इसलिए ये भी गलत है। सो करेक्ट आंसर इज ए। नाउ which of the following functions changes the position of the file pointer and returns its position, new position। मतलब इसका क्वेश्चन का मीनिंग है कि यदि आपके पास ये फाइल है तो कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसकी हेल्प से, मान लीजिए कर्सर यहाँ पर है तो कर्सर आप यहाँ पहुंचा सकते हैं, और जहां पहुंचाया है उसकी करंट लोकेशन आपको पता भी लग जाएगी। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है। फ्लश नहीं है, क्योंकि फ्लश क्या करेगा, स्ट्रीम को क्लियर करता है। टेल करंट पोजीशन को बताता है, यहाँ बताना नहीं है बल्कि चेंज करना है। सो सीक इज द फंक्शन। सीक में क्या होगा कि सीक से जब हम फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक लिखेंगे और यहाँ देंगे ऑफसेट, मान लो हमने 20 लिखा, कॉमा 0 लिखा, तो ये स्टार्टिंग से 20 पोजीशन आगे चला जाएगा।
यदि हमने लिखा है 20,1 तो रिसेंटली जहां भी है, मान लो यहाँ पर कर्सर है, यहाँ कर्सर है तो यहाँ से 20 बाइट्स आगे चला जाएगा। और यदि हमने लिखा है -20,1 तो इसका मतलब है कि जहां पर है इससे बैकवर्ड डायरेक्शन में -20 में चला जाएगा। ठीक है, यदि हमने लिखा है 20,-20,2, टू का मतलब है एंड ऑफ द फाइल, तो एंड ऑफ फाइल से 20 बाइट्स पीछे ये काउंट करेगा और पीछे चला जाएगा 20 बाइट्स। और जहां पर वो जाएगा, जहां पर वो जो भी उसकी लोकेशन होगी वो हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। मान लो कोई f नाम का ऑब्जेक्ट है, फाइल ऑब्जेक्ट, तो f.c 20,0 लिखेंगे और x में स्टोर करेंगे, तो इसकी जो भी लोकेशन है यानी 20 पे पहुंचेगा तो 20 इसमें स्टोर कर देगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज C. Now, few questions on networking concepts. In case of dash switching, before a communication starts, a dedicated path is identifies between the sender and the receiver. कुछ स्विचिंग टेक्निक्स होती हैं नेटवर्किंग में जिसके थ्रू कम्युनिकेशन होता है, डेटा ट्रैवल करता है, डेटा पास होता है। तो ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सी स्विचिंग टेक्निक है जिसमें एक डेडिकेटेड पाथ बनता है सेंडर और रिसीवर के बीच में। तो इस तरह की जो स्विचिंग टेक्निक है वो कहलाती है सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग में यदि ये सेंडर है और ये रिसीवर है तो इनके बीच में जो भी कनेक्शन होगा वो एक पाथ बनता चला जाएगा, डेडिकेटेड पाथ होगा। मान लीजिए यहाँ सर्किट बना हुआ है, यहाँ से यहाँ पाथ बन गया, यहाँ से यहाँ बन गया, किसी भी तरह से पाथ बनेगा और डायरेक्ट यहाँ पहुंचेगा। इसको आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड वीडियो की लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आई बटन पे भी मिल जाएगी, आप वहां से पूरा डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। सो यहाँ पर आंसर आएगा सर्किट स्विचिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिया वांट्स टू ट्रांसफर पिक्चर्स फ्रॉम हर मोबाइल टू हर लैपटॉप। यानी एक आपका मोबाइल है, इस मोबाइल से आप लैपटॉप में पिक्चर्स को सेंड करना चाहते हैं। ठीक है, ये आपका लैपटॉप है, ड्राइंग खराब है तो इसको इग्नोर करिएगा। ये हमारा मोबाइल है और ये हमारा लैपटॉप है, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर किया तो ये भी आपका पर्सनल डिवाइस है, ये भी आपका पर्सनल डिवाइस है। जब पर्सनल डिवाइस को पर्सनल डिवाइस से कनेक्ट करते हैं तो ये किस तरह का नेटवर्क बनता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। राइट, तो ये बोल रहे हैं कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से दोनों को इसको कनेक्ट किया गया है तो किस तरह का नेटवर्क ये फॉर्म हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी पैन। नाउ द मॉडेम एट द सेंडर्स कंप्यूटर एंड एक्ट्स एज अ, मतलब सेंडर मतलब यहाँ जिस कंप्यूटर से मैसेज सेंड किया जा रहा है ये हमारा सेंडर हो गया। यहाँ जो मॉडेम लगा हुआ है और एक रिसीवर होगा, रिसीवर कंप्यूटर जो है जहां हम भेज रहे हैं वहां भी एक मॉडेम लगा होगा। तो ये पूछ रहे हैं कि जो सेंडर के एंड पर यहाँ पर जो ये लगा हुआ है मॉडेम, ये किस तरीके से वर्क करता है। पहले चीज तो हम रिवाइज कर लें कि मॉडेम का काम क्या होता है। मॉडेम क्या करता है, जो हमारे कंप्यूटर के बाइनरी सिग्नल्स होते हैं इनको, क्योंकि वो एक केबल के थ्रू ट्रैवल करना होता है, मॉडेम के हेल्प से एक जो टेलीफोन केबल है उसके थ्रू डेटा ट्रैवल करता है। और टेलीफोन केबल में जो डेटा ट्रैवल होता है वो डिजिटल फॉर्म में नहीं होता। राइट, ये जो बाइनरी का डेटा है वो डिजिटल फॉर्म होता है और दूसरा जो टेलीफोन केबल से जाता है वो एनालॉग होता है। तो डिजिटल से एनालॉग में मॉडेम कन्वर्ट करता है और जब यहाँ से कन्वर्ट हुआ इस एंड पे पहुंचेगा तो ये जो एनालॉग सिग्नल आए हैं ये अगेन इस कंप्यूटर में जाने के पहले अगेन कहाँ कन्वर्ट होंगे? बाइनरी मतलब डिजिटल में कन्वर्ट होंगे। तो मॉडेम का काम क्या हुआ? डिजिटल टू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल। तो डिजिटल टू एनालॉग को हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन एंड दिस इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन। तो इसका काम क्या हुआ? एज मॉड्यूलेटर। तो इसका करेक्ट आंसर इज मॉड्यूलेटर। नाउ एक्सपेंड द फॉलोइंग। एसएमटीपी, एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मेल
ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका यूज मेल ट्रांसफर करने के लिए होता है। प्रोटोकॉल ये ऐसे सेट ऑफ रूल्स हैं जिनका यूज जब हम मेल ट्रांसफर करते हैं तब किया जाता है, SMTP। और XML इज एक्सटेंडेबल मार्कअप लैंग्वेज, right? Now next question is, out of the following which is the fastest wired and wireless medium of transmission? वायर्ड मीडियम में भी बताना है, वायरलेस मीडियम में भी बताना है कि इनमें से कौन सा फास्टेस्ट मीडियम है। तो जो भी ये दिए हुए हैं, वायरलेस मीडियम भी दिए हैं और वायर्ड भी दिए हैं, इन सब में से फास्टेस्ट कौन सा है? इंफ्रारेड, कोएक्शियल, ऑप्टिकल फाइबर, माइक्रोवेव, ईथरनेट केबल। तो ऑब्वियसली ऑप्टिकल फाइबर मीडियम इज द फास्टेस्ट मीडियम। नाउ फिल इन द ब्लैंक। डैश इज अ कम्युनिकेशन मैथोलॉजी designed to deliver both voice and multimedia communications over internet protocol। इंटरनेट पे जो हमारा मल्टीमीडिया शेयर होता है या एक्सचेंज होता है, जिसमें वॉइस भी जाता है, वीडियोस, ऑडियोज सब कुछ जाते हैं, उसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? तो इट इज VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म है। तो नाम से समझ में आ रहा है, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो करेक्ट आंसर इज VoIP। नाउ नेम द प्रोटोकॉल दैट इज यूज टू सेंड मेल्स। अभी हमने देखा SMTP। राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। SMTP का फुल फॉर्म अभी हम देख चुके हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और PPP का भी हम अभी एक्सप्लेन कर चुके हैं, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। Now, name the transmission media best suitable for connecting to hilly areas। ऑब्वियसली हिली एरियाज में केबल्स तो वर्क करेंगे नहीं, मीडियम जो होगा वायरलेस होगा। और वायरलेस में भी कौन सा मीडियम? रेडियो वेव ट्रांसमिशन या फिर माइक्रोवेव ट्रांसमिशन बेस्ट सुटेबल मीडियम होते हैं। सो आंसर इज माइक्रोवेव और रेडियो वेव। नाउ रीअरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डेटा ट्रांसफर रेट। डेटा जो ट्रांसफर होता है उसके लिए जो ट्रांसफर रेट है वो BPS मतलब बिट्स पर सेकेंड, KBPS किलोबाइट्स पर सेकेंड, टेराबाइट्स पर सेकेंड, मेगाबाइट्स पर सेकेंड, गीगाबाइट्स पर सेकेंड। तो इनको बोला है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी सबसे स्मॉल पहले हम लगाएंगे, दैट इज BPS। BPS से जो बड़ा है दैट इज KBPS किलोबाइट्स पर सेकेंड, then is Mbps megabyte per second, then gigabyte per second, then terabyte per second, right? Now next question is, which of the following is not a topology? टोपोलॉजी कौन कौन सी है? स्टार होती है जब हमारे पास एक सेंट्रली कोई डिवाइस होता है जिससे कई सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, तो हम स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं। बस में हमारा एक लीनियर आर्किटेक्चर होता है, एक के बाद एक कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो इसको बस बोलते हैं। हायरार्की नाम का कोई भी टोपोलॉजी नहीं होता, हाइब्रिड जरूर होता है। हाइब्रिड में क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा तरह के जो टोपोलॉजी है उनका मिक्सअप हो जाता है, तो हम उसको हाइब्रिड बोलते हैं। मैश भी उसी तरह का है कि कई सारी टोपोलॉजी को मिक्स कर देंगे तो मैश हो जाएगा, कई सारे कंप्यूटर्स आपस में किसी भी तरह से कनेक्ट हो जाएंगे तो उसकी मैश बन जाती है। ये सब कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो गए, ये मैश टोपोलॉजी हो गई। सो नॉट अ टोपोलॉजी, कौन सी नॉट अ टोपोलॉजी नहीं है? दैट इज हायरार्की। नाउ फ्यू क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड। तो जनरली जो असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। एक असर्शन दिया होता है, एक रीजनिंग दिया होता है, जिसमें से आपको बताना होता है कि क्या असर्शन सही है, क्या रीजनिंग सही है। रीजनिंग का, असर्शन का मतलब है कोई एक स्टेटमेंट दिया है
उस स्टेटमेंट से रिलेटेड एक दूसरा स्टेटमेंट दिया रहता है और पूछा जाता है कि ये क्या दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट से रिलेटेड है, मतलब या क्या ये सही रीजन दिया गया है, या पहला सही है दूसरा सही है, या पहला गलत है दूसरा गलत है, या पहला सही दूसरा गलत है, मतलब जो भी कॉम्बिनेशन है वो हमें सिलेक्ट करके बताने होते हैं। इसको हम और क्लियर समझते हैं क्वेश्चन से। जैसे एक असर्शन इसमें दिया हुआ है कि लिस्ट इज एन इम्यूटेबल डेटा टाइप। सो हमें पता है कि लिस्ट कैसा डेटा टाइप है, म्यूटेबल डेटा टाइप है। तो ये चीज तो गलत है, हमें पता है, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। रीजन, when an attempt is made to update the value of an immutable variable, the old variable is destroyed and a new variable is created by the same name in memory। ये तो सही दिया है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो ये सेकंड स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, ये सेकंड स्टेटमेंट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट सही है कि यदि कोई एक वेरिएबल है और वो इम्यूटेबल है, मान लीजिए इसमें 4 किया है और अब हमने इसको यदि 6 डाल दिया, तो ये बोल रहा है कि ओल्ड वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये वाला वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा और नया वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है। बट ये जो है सेकेंड स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट का रीजन नहीं है। तो हमारे पास क्या है कि A इज फॉल्स एंड R इज ट्रू। इसका आंसर होगा A इज फॉल्स एंड R इज ट्रू। नाउ नेक्स्ट इज फॉर चेंजेस मेड टू अ वेरिएबल डिफाइंड विद इन अ फंक्शन टू बी विजिबल आउटसाइड द फंक्शन, इट शुड बी डिक्लेयर्ड एज ग्लोबल। एक क्वेश्चन हमने अभी प्रीवियसली सॉल्व किया था जिसमें एक फंक्शन भी लिया था हमने। ये जो बोल रहा है कि फंक्शन में हमने कोई वेरिएबल लिया है फॉर चेंजेस मेड टू अ वेरिएबल डिफाइंड विद इन अ फंक्शन। कोई एक फंक्शन है, मान लीजिए ये कोई फंक्शन है और बोल रहे हैं इसके अंदर कोई आपने वेरिएबल लिया है, ठीक है, डिफाइंड विद इन अ फंक्शन टू बी विजिबल आउटसाइड द फंक्शन। हम चाह रहे हैं कि इस ए को बाहर भी यूज कर पाए। मान लीजिए हम प्रिंट स्टेटमेंट में देते हैं तो वो दे पाए, इसके लिए इट शुड बी डिक्लेयर्ड एज ग्लोबल। इसको ग्लोबली डिक्लेयर्ड करना पड़ेगा। यदि इसके अंदर हमने डिफाइन किया है और उसको ग्लोबली यूज करना चाहते हैं तो हमें ग्लोबल डिफाइन करना पड़ेगा। सही है। रीजनिंग क्या है, वेरिएबल्स डिफाइंड विद इन अ फंक्शन आर लोकल, वेरिएबल डिफाइंस विद इन अ फंक्शन आर लोकल टू दैट फंक्शन बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट जो उसके अंदर डिफाइन करेंगे वो लोकल होता है, अनलेस एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड विद द ग्लोबल कीवर्ड। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट्स है दोनों। मतलब ए भी करेक्ट है कि यदि इस ए को जो हमने अंदर लिया है, इस ए को हम चाहते हैं बाहर भी एक्सेस कर पाए, तो इस ए को ग्लोबली हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। और ये बोल रहे हैं कि यदि हमने अंदर डिफाइन किया है उसको हम तब तक यूज नहीं कर सकते बाहर जब तक कि हम ग्लोबल कीवर्ड्स यूज ना करें। जब तक हम ये नहीं लिखेंगे ग्लोबल ए, तब तक क्या होगा, ये एक्सेसिबल नहीं होगा इस जगह पर। तो देखा जाए तो ये भी सही है और ये भी सही है और इस स्टेटमेंट को ये एक्सप्लेन कर रहा है। सो वी कैन से कि A and R are true and R is the correct explanation of A, right? Now next, पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कंसिस्ट ऑफ वेरियस मॉड्यूल्स। बिल्कुल सही है, पाइथन में बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, ये ट्रू है। अ फंक्शन इन अ मॉड्यूल इज यूज टू सिंप्लीफाई द कोड एंड अवॉइड्स रिपीटेशन। स्टेटमेंट तो ये भी सही है कि फंक्शन का यूज किस लिए होता है, कोड को सिंप्लीफाई करने के लिए और रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए। बट ये जो रीजन दिया है वो इस स्टेटमेंट का रीजन नहीं है। अपनी अपनी जगह पे दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, बट सेकेंड स्टेटमेंट इज नॉट अ रीजन फॉर फर्स्ट स्टेटमेंट। तो वी कैन से कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट आर इज नॉट अ correct explanation for A. Now next is assertion A। क्या दिया हुआ है, अ बाइनरी फाइल इन पाइथन इज यूज टू स्टोर कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स लाइक लिस्ट एंड डिक्शनरीज। बिल्कुल सही है, लिस्ट और डिक्शनरी यानी मल्टीपल टाइप्स के जो भी डेटा है उसको हम बाइनरी में स्टोर कर सकते हैं। दैट कैन बी लेटर रिट्रीव्ड इन देयर ओरिजिनल फॉर्म यूजिंग पिकल मेथड। बिल्कुल सही है, पिकल मेथड का यूज इसलिए होता है कि उसको हम बाइट में कन्वर्ट करके राइट कर दें और वापस से उसको रीगेन कर लें ओरिजिनल मोड में। नाउ
binary files are just like normal text files and can be read using a text editor like notepad. ये बिल्कुल गलत है. बाइनरी फाइल टेक्स्ट फाइल की तरह नहीं होती और उन्हें हम रीड भी नहीं कर सकते. ये ह्यूमन रीडेबल नहीं है डायरेक्टली. ये ट्रू है बट ये वाला फॉल्स है. सो वी कैन से ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स. Now, if the arguments in function call statements match the number and order of arguments as defined. ये क्या बोल रहा है कि यदि हमने फंक्शन लिया है और if the arguments in function call statement, फंक्शन कॉल में यदि कोई फंक्शन ये बना हुआ है और इसको हमने यहाँ पर कॉल किया है, ठीक है, और बोल रहे हैं कि यदि यहाँ भी कोई दो पैरामीटर हैं और यहाँ भी हमने दो पैरामीटर लिए हैं कोई भी, तो ये बोल रहे हैं इफ इट मैचेस द नंबर एंड ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एज डिफाइंड इन द फंक्शन डेफिनेशन, सच आर्ग्यूमेंट्स आर कॉल्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स. बिल्कुल सही है. यहाँ भी दो हैं वेरिएबल मतलब पैरामीटर और यहाँ भी दो पैरामीटर है और पोजीशन भी ये है कि इस x की वैल्यू a में जानी है और इस y की वैल्यू b में जानी है, यानी इसी सीक्वेंस में जानी है, तो इसे हम बोलते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स. ये बिल्कुल सही है. नाउ रीजन क्या दिया है? ड्यूरिंग अ फंक्शन कॉल the argument list first contains default arguments followed by positional arguments. ये बोल रहे हैं कि पहले डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स होंगे उसके बाद पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स होंगे. डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कौन से होते हैं? जिसकी हम वैल्यू ना दें तो वो ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लें. तो ये गलत है. पहले आएंगे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स देन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू लेकिन सेकंड इज फॉल्स. So question is, assertion is CSV is a file format for data storage which looks like a text file. CSV क्या होती है? कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती है जिसमें हम जैसे कुछ नाम देना है, मान लीजिए हमने लिखा है रमन, एज है 23, डिपार्टमेंट है सेल्स, तो हम सिर्फ कॉमा लगा के वैल्यूज लिख सकते हैं और इस तरह की जो फाइल्स बनती है उसको डायरेक्टली हम रीड भी कर सकते हैं नोटपैड वगैरह में, तो टेक्स्ट फाइल की तरह होती है. तो बिल्कुल सही है. इट लुक्स लाइक अ टेक्स्ट फाइल. रीजन दिया है द इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज विथ वन रिकॉर्ड ऑन ईच लाइन. बिल्कुल सही है. एक रिकॉर्ड एक लाइन में होता है एंड ईच फील्ड इज सेपरेटेड बाय कॉमा. ये भी सही है. सो इट इज ऑल्सो ट्रू. ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. So answer is both A and R are true and R is the correct explanation for A. So I hope आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशंस की जानकारी आपको मिलती रहे. थैंक यू.